अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स का, उसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसमें जो क्वेश्चंस थे उनको देखा था, प्रैक्टिस की थी, आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद है आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है ये कैश और इंटरनल कंट्रोल से मुताल्लिक है। आपकी किताब में चैप्टर 8 बनता है। तो आज हम इसको देखेंगे और इससे मुताल्लिक कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो कैश एंड इंटरनल कंट्रोल्स, इस पे आज हमारी बात होगी। सबसे पहले तुम ये देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल क्या है और इसके मकासद और इसके उसूल क्या हैं। फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, इनको कैसे रिपोर्ट किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल जो है उसके फीचर्स क्या हैं बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए, यानी जो बैंक के साथ आपकी लेन देन है, उस हवाले से हम इंटरनल कंट्रोल जो है उसके फीचर्स को देखेंगे। और लास्ट में हमारी डिस्कशन रहेगी कि एक रेशो है सिंपल। आप जानते हैं कि हर चैप्टर में हम एक दो रेशोस डिस्कस कर लेते हैं। तो लिक्विडिटी से मुतल्लिक एक रेशो है, डे सेल्स अनकलेक्टेड रेशो, इसको हम डिस्कस करेंगे। और प्रोसीजरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। एक तो इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे कैश रिसीट और डिस्बर्समेंट्स पे, यानी जो कैश आपको मिलता है तो आप कैश वसूल करते हैं और कैश की तकसीम करते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स उस पर कैसे अप्लाई होते हैं, पेटी कैश क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इस पे हम बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल के पर्पस के ऊपर कि इंटरनल कंट्रोल के मकासद क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरनल कंट्रोल को ज़रा समझ लें क्या है। इंटरनल अंदरूनी कहते हैं कंट्रोल, आप जानते हैं किसी चीज़ को मॉनिटर करना और उसको इस हद तक मॉनिटर करना कि आप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो हम कहते हैं कंट्रोल है। सो इंटरनल कंट्रोल से मुराद मैनेजर्स के हवाले से बात आती है कि मैनेजर्स जो हैं, जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप पे जो सारा काम देख रहे होते हैं। इंटरनल कंट्रोल भी उन्हीं के साथ एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट है। मैनेजर्स अगर पर्सनली इन्वॉल्व होकर जितने भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, जहाँ से चीज़ें खरीदी जा रही हैं, चीज़ें बेची जा रही हैं, या आप कुछ एसेट्स बाय कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, तो उनमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर अगर वो अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मजबूत करते हैं, तो हम कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल है। और ये आपके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी भी है। अगर कोई ऐसा मैनेजर है जो कि अपने मातहत पे सारे काम छोड़ देता है और खुद से पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता उन कामों में, तो जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उस बिजनेस के जो ऑपरेशन हैं वो मुतासर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये देखेंगे कि मैनेजर जो है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग जो है उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो बिजनेस डीलिंग्स हैं, उनमें भी वो उससे मुतालिक उसके कोई पर्सनल जो है वो अप्रोच नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आपका जो बिजनेस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एक कोहेरेंट वे में इस तरह नहीं चल पाएगा जैसे कि एक चलना चाहिए। यानी बिजनेस जो है वो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी खो दे और अपने जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सपेंशन
जो एक प्रोजेक्ट है बिजनेस का वो भी रुक जाए। तो इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैनेजर जो हैं पर्सनली कांटेक्ट रखें हर चीज़ का, उनको पता हो कि क्या चीज़ बाई की गई है और इसका क्या फ़ायदा हुआ है, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ एसेट्स जो बाई किए हैं उनको कैसे जो है वो कब खरीदे, कितने में खरीदे और इससे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अब मकासद के इंटरनल कंट्रोल के सिंपल से हैं। एक सबसे पहले तो प्रोटेक्ट एसेट्स, यानी एसेट्स की प्रोटेक्शन है। आपको पता होना चाहिए तो आप एसेट बाय करके लाए वो यूटिलाइज भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि एसेट परचेज तो कर लिया लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही जो है वो आपने उसको बंद रखा हुआ है, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वो किसी बिजनेस के काम नहीं आ रही है, अंडर यूटिलाइज्ड है और बड़े बड़े स्क्रैप हो गए। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो ये मकसद है कि अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें। दूसरा जो इंटरनल कंट्रोल का मकसद है वो रिलायबल अकाउंटिंग का है, यानी अकाउंटिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन पे जो है वो बेस करती है। तो रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें जो है वो कुछ अनरिलायबल इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू हो जाए। तो जब पर्सनल इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, पर्सनल तवज्जो नहीं होगी मैनेजर्स की, पेन नहीं लेंगे वो, तो फिर जो रिलायबिलिटी है उस पर सवालिया निशान जो है वो लग जाएगा। इसी तरह ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंट ऑपरेशंस होने चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजर खुद तवज्जो नहीं देगा, पर्सनली जो है वो मैटर्स में इन नहीं होगा, तो जाहिर है कि जो ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंट नहीं होंगे। एफिशिएंसी जो बिजनेस ऑपरेशंस की बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिजनेस के होते हैं वो वैसे एफिशिएंट नहीं होंगे और अल्तवा का शिकार हो जाएंगे। तो ये भी एक मकसद होता है कि ऑपरेशंस जो हैं ये एफिशिएंट होने चाहिए। इसी तरह कंपनी की जो पॉलिसीज है, जो कंपनी पॉलिसी बना रही है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उन पे कितना अमल हो रहा है, इसके लिए भी इंटरनल कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उनको वैसे फॉलो ना किया जाए जैसे करनी चाहिए थी। एक बिजनेस जो ग्रोथ है उसके लिए ये जो बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका कार है, उसकी जो पॉलिसी अगर उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी या जो एक्सपेंशन या जो ग्रोथ या जो क्लाइंट बेस है वो मुतासर हो सकती है। तो ये कुछ मकासद हैं इंटरनल कंट्रोल्स के। अच्छा जी, अब है सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट। ये बेसिकली अमेरिकन एक कानून है और इसके लिहाज से कुछ, क्योंकि एक्ट काफ़ी लेंथी है, इंटरनल कंट्रोल के हवाले से कुछ बातें हैं इसमें। और वो ये कि ऑडिटर जो है उसके हवाले से भी है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को इवेलुएट करे, मॉनिटर करे और एक इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट जो है वो पेश करे। और इसी तरह से ऑडिटर के हवाले से काफ़ी इसमें पॉइंट्स हैं कि एक ऑडिटर जो है वो सारा उसका जो काम होगा वो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग वेबसाइट बोर्ड जो है ये उसको मॉनिटर करेगा। ठीक है। और कोई कंसल्टिंग सर्विसेज ऑडिटर को फराहम नहीं करनी चाहिए। और ऑडिट में जो एक पर्सन है जो ऑडिट को लीड कर रहा है उसकी भी टर्म लिमिट्स हैं। ठीक है। और उसमें यह है कि 7 साल से ज़्यादा जो है वो लीड नहीं कर सकता ऑडिट को, अगर ऑडिटर लीड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की कुछ लिमिट्स हैं और पेनल्टीज भी हैं जो इनको वायलेट करता है इस कानून को। और पेनल्टीज में मॉनेटरी पेनल्टी एंड जो इम्प्रिजनमेंट है दोनों शामिल है। तो ये एक अमेरिका में कानून है जो इस बात के लिए ऑडिटर्स को सख्ती से इन उसूलों पर कारबंद रहने की तलकीन करता है। अच्छा जी, बहरहाल
हम आते हैं अपने इंटरनल कंट्रोल के कुछ उसूल जो हैं उनके ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स सिंपल हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप समझ लें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कायम किए जाएँ। एडिकेट रिकॉर्ड्स रखते हैं, यानी जो रिकॉर्ड चाहिए, ज़रूरी हैं, वो आप मेंटेन करें। अपने एसेट्स को इंश्योर करें और की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बॉन्ड करें, यानी उनसे आपने काम लेना है तो उनके साथ ऐसे डील करें कि वो एक मुकर्रर वक्त से पहले आ जाए, वो अपने काम को अधूरा छोड़ के ना जाए। रिकॉर्ड कीपिंग करें, जो भी कस्टडी ऑफ एसेट्स है, यानी जब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एसेट आता है तो उसके लिए अलग से कोई रिकॉर्ड कीपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो कस्टडी पे आ गए हैं, ताकि पता चले कि वो जिस मकसद के लिए लेके आए उस मकसद के लिए इस्तेमाल भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान, ताकि जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग एक अच्छे तरीके से हो सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जितने कंट्रोल्स बेहतर बना सकते हैं, प्रोटेक्शन बता सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। रिव्यूज़ भी आप जो है वो कंडक्ट करवाएँ, ऑडिट वगैरह करवाएँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि पता हो कि आपके जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं वो किस हद तक कंपनी पॉलिसी के जो है वो पैरेलल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स में आती हैं। अब टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत ज़्यादा आजकल उसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं और मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के चैनल्स आपके पास मौजूद हैं आज के दौर में। तो टेक्नोलॉजी और इंटरनल कंट्रोल जो है इसका जो रिश्ता है वो बहुत ही आप समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है। चूँकि आजकल जहाँ पे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो समझें कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके साथ मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तो अब टेक्नोलॉजी और इंटरनल कंट्रोल जो है इसमें इसका फ़ायदा क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके जो प्रोसेसिंग एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है? और ई कॉमर्स जो है उसमें इजाफा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो डीलिंग है आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप डील कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो बड़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है? और सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ इसके लिए जो है वो बड़ा एक मौजू रहेगा आपके पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और आपको पता होगा कि कौन सा पर्सन कौन सी ड्यूटी कब परफॉर्म कर रहा है, और रिकॉर्ड्स को टेस्ट करना आसान हो जाएगा, रिट्रीव करना आसान हो जाएगा। जब चाहें आप उसको रिट्रीव कर सकेंगे। सेंट्रलाइज़ रिकॉर्ड हो सकता है, जस्ट लाइक सैप है, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर है, इसी तरह ऑरेकल है, तो ये भी इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम करते हैं। तो अब इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल ज़ाहिर है कि एक ह्यूमन प्रोसेस है और जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। मैनुअल इंटरनल कंट्रोल भी होता है, थ्रू टेक्नोलॉजी भी होता है। तो ह्यूमन एरर आ सकता है, नेग्लिजेंस, फटीग, थकन हो जाती है, ज़हनी तौर पे आप थक जाते हैं मुसलसल काम करते करते, जजमेंट भी ख़राब हो सकती है, कन्फ्यूजन भी आ सकती है। तो ये ह्यूमन एरर्स हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं उनको हैम्पर करते हैं। इसी तरह फ्रॉड, जानते बूझते हुए अगर कोई शख्स जो है वो फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो अगर कोई शख्स कोई एम्प्लॉई जानते बूझते हुए इंटरनल कंट्रोल्स को डिफीट करता है, या इंटरनल कंट्रोल्स में जो रूल्स हैं कंपनी के उससे डेविएट करता है और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो अ, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बाईपास करता है, तो
ये भी इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन है, क्योंकि एट द एंड जो ह्यूमन है वही इन चीज़ों को देख रहा है, इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट भी करवाता है और इंटरनल कंट्रोल से डेविएट भी करता है। और सिंपल सी बात है, इसीलिए ऑडिटर्स के ज़िम्मे ये काम है कि वो एक इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट पेश करें, ताकि अगर कोई फ्रॉड वाली सूरत हाल है या कोई एरर्स आए हैं इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कराने में, तो वो सामने आ सके। अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल जो है इसकी जो कॉस्ट है, ज़ाहिर है इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आप कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके पैसे हैं, या अगर आपकी ह्यूमन जो है वो बैकअप रखा हुआ है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, तो उनकी सैलरीज है, तो कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ती है इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। लेकिन ये ज़रूर देख लेना है कि इंटरनल कंट्रोल करवाने के लिए जो बेनिफिट आपको मिल रहा है कॉस्ट उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करा कर आपको सालाना $1 लाख का फ़ायदा होगा, और जब इंटरनल कंट्रोल की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है साल भर की, तो वो पता चलता है $1,20,000 है। $1,20,000 आप लगा कर $1 लाख को इंश्योर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है $20,000 आपका एक्सीड कर रहा है, जो बेनिफिट आपको हो रहा है उससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट आ रही है $20,000। तो इस तरह के इंटरनल कंट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं है। आप $20,000 एक्स्ट्रा आपके बिजनेस से जा रहा है, तो बेहतर है कि आप इस केस में इंटरनल कंट्रोल ना ही इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो $20,000 तो आपका बचेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये समझते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करके आप $1 लाख इंश्योर कर सकते हैं, और सालाना कॉस्ट आपकी इंटरनल कंट्रोल की $40,000 है, तो इट मीन्स कि आपने 1 लाख माइनस $40,000 $60,000 को इंश्योर कर लिए। अगर आप इंटरनल कंट्रोल अप्लाई नहीं करते, तो $60,000 आपका सालाना जो है वो आपके पास से चला जाएगा, या वो आपको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर इंटरनल कंट्रोल लाजमी है, ज़रूरी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें और $60,000 जो रेवेन्यू में शॉर्टेज है आप उसको पूरा कर सकें। तो इंटरनल कंट्रोल की जो कॉस्ट है उसके बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा है तो फिर इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने का कोई फ़ायदा। अच्छा, अब बात करते हैं कैश के कंट्रोल के हवाले से। इंटरनल कंट्रोल में भी ज़ाहिर है, अगर हम कैश के हवाले से बात करें कि कैश के ऊपर अगर आप इंटरनल कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, तो कंट्रोल ऑफ कैश में हम इसको देख लेते हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, इस पे शायद पहले भी हम बात कर चुके हैं। कैश से मुराद होता है कोई भी नकद पैसे जो आपके पास मौजूद हैं, चाहे आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पड़े हुए हैं या अपने बैंक में रखवाए हुए हैं, वो कैश कहलाएगा। कैश इक्विवेलेंट से मुराद होता है कि आपके जो शॉर्ट टर्म जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, उससे रिलेटेड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, तो ये कैश इक्विवेलेंट्स में आपके आ जाते हैं। तो अब इसमें कुछ बातें याद रख लें कि कंट्रोल ऑफ कैश से रिलेटेड। पहली बात तो ये है कि कैश रिकॉर्ड करना और कैश को हैंडल करना ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है। सो हैंडलिंग ऑफ कैश और रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ कैश, ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, इनको आपने एक दूसरे से अलग रखना है, ठीक है जी। और इसके अलावा जितनी भी पेमेंट्स आपने करनी है कैश में, जो भी करनी है आपने, पेमेंट्स करनी है कैश, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश, आपने मूव करना है, तो वो थ्रू चेक होनी चाहिए ताकि उसकी जो ट्रेसिंग है वो आसान हो सके।
और जितनी भी कैश रिसीट्स आपके पास आती हैं, जो कैश आपके पास आता है, उसे फौरी तौर पे आपने बैंक में जमा करवाना है। तो ये बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स रिगार्डिंग कैश है। 3 बातें हैं कि एक तो जो कैश रिकॉर्ड करना है और कैश हैंडल करना, ये 2 अलग-अलग टर्म्स हैं, अलग-अलग डोमेन्स हैं। कैश की हैंडलिंग को अलग डील करना है कैश रिकॉर्डिंग से। इस तरह जब आप पेमेंट की नियत करते हैं तो आप फौरी तौर पर उसे चेक के थ्रू पे करें, और जब आप कैश रिसीव करते हैं फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर, फौरी तौर पे उसको बैंक में डिपॉजिट करें। तो ये कैश कंट्रोल्स के हवाले से कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। कैश, जैसे मैंने बताया आपको कि नकद पैसे हैं। अब इसमें करेंसी, कॉइन्स, ये जो बैंक अकाउंट में आपके पास अमाउंट्स हैं, चेकिंग अकाउंट्स भी बैंक अकाउंट्स को कहते हैं, या कोई सेविंग अकाउंट वगैरह आपका है, तो हम कहेंगे ये कैश है। कैश इक्विवेलेंट में जैसे मैंने बताया कि ये कैश की इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कैश नहीं होते, लेकिन कैश में फौरी तौर पे तब्दील हो सकते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म प्राइस बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि रफ्तार और आसानी। अगर कोई ऐसा एसेट जो ज़्यादा रफ्तार और ज़्यादा आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है। और अगर कोई एसेट ऐसा है जो टाइम भी ज़्यादा ले रहा है और मुश्किल भी हो रही है आपको उसे कैश कन्वर्ट करने में, या टाइम लग रहा है, तो हम कहेंगे वो उसकी लिक्विडिटी कम है। तो लिक्विडिटी से मुराद है कि कोई भी एसेट आपका कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि आप उस कैश को आगे इस्तेमाल कर सकें अपने पेमेंट्स वगैरह करने के लिए, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो जो एसेट जितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ कैश में कन्वर्ट होगा, कम टाइम में कैश में कन्वर्ट होगा, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है। जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक में जो कैश है, या प्राइस बॉन्ड्स हैं, तो प्राइस बॉन्ड फौरी तौर पे आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप उसे बैंक जाके फौरी तौर पे प्राइस बॉन्ड देके कैश ले सकते हैं, यानी आसानी से वो कन्वर्ट हो जाता है, कैश में रिजल्ट होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी है, वो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके एक मुनासिब कस्टमर मिलेगा जो आपके एक ह्यूज अमाउंट पे करने को तैयार हो, तभी आप जो है वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्राइस बॉन्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह इन्वेंट्री है, उसका कैश में कन्वर्ट होना उसको भी टाइम लगता है, लेकिन बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी से जल्दी वो कन्वर्ट हो जाती है कैश में। सो हम कहेंगे कि जो इन्वेंट्रीज की लिक्विडिटी मार्केटेबल सिक्योरिटीज या प्राइस बॉन्ड से तो कम है, लेकिन बिल्डिंग और जो प्लांट मशीनरी या फर्नीचर उससे ज़्यादा है। अब कुछ कैश मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं कैश को कैसे मैनेज किया जाए। तो नॉर्मली कैश मैनेजमेंट अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देते, तो ये भी एक वजह होती है कि आपका बिजनेस जो है वो क्रैश करता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपने प्लानिंग करनी है कि आपने पेमेंट्स कब कब करनी है। उसके लिए आप पहले से ही अपना जो कैश है उसको मेंटेन करके रखें, और एक मिनिमम लेवल जो है कैश का वो अपने पास मौजूद रखें, ताकि आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकें। इन एब्सेंस ऑफ कैश आप जानते हैं कि आपके लिए बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब कैश रिसीट्स जो है, इनका कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? सिंपल है, आप एक कैशियर जो आपका है उसकी आप ड्यूटी लगाते हैं कि जितनी भी ओवर द काउंटर कैश रिसीट्स है, जो कैश आ रहा है आपके पास बिजनेस में, उसको आप फौरी तौर पे जो है वो रिकॉर्ड करते जाएं, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। तो अगर कोई चेक वगैरह आ रहा है, या कोई अ, आप समझ लें कि थ्रू मेल कुछ पैसे आ रहे हैं आपको, तो उनको भी आप प्रॉपरली जो है वो रिकॉर्ड करें, और उसकी फाइल जो है आप वो बना लें।
इसी तरह जो अखराजात आपने अदा करने हैं, जो बिज़नेस से पैसे जाने हैं, उसका प्रॉपरली जो है वो चेक साइन होने चाहिए। जैसे भी हमने बात की थी कि जब भी पेमेंट्स आप करेंगे तो आप उसको थ्रू चेक करें। बेहतर ये है तो चेक साइन हुए हैं उसको देखना है, वाचर सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाएं। तो अगर कोई छोटी मोटी पेमेंट्स हैं वो चेक में ना करें, वो पेटी कैश के थ्रू आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो कैश रिक्वायर्ड होता है उसे पेटी कैश कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेहमान आ गया उसके लिए जूस ले आए, ठीक है, या छोटे मोटे कोई अखराजात है आपके बिजनेस के, ऑफिस के, डेली बेसिस के, वो पेटी कैश के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी बड़ी पेमेंट्स के लिए चेक आपको इशू करना है, ठीक है। तो वाचर सिस्टम बेसिकली इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी पेमेंट जा रही है, ठीक है, उसका वाचर भी बनता है ताकि वो अलग से रिकॉर्ड हो सके। उसके ऊपर नंबरिंग होती है, डेट लिखी जाती है ताकि अगर ट्रेस करना हो तो आप आसानी से उसको ट्रेस कर ले और आपको पता हो कि किस पेमेंट का कौन सा वाचर किस दिन बना था, कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए। और जब आप कोई परचेजिंग वगैरह करते हैं, ऑर्डर देते हैं माल ख़रीदने के लिए, तो उसके लिए भी वाचर सिस्टम जो है उसका इंतखाब करें। हाँ, जैसे आपने रिक्वेस्ट की है पहले कि आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए वाचर मूव करें। परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो सप्लायर को परचेज ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड करेगा। सप्लायर जो है वो इनवॉइस बनाकर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपने थ्रू वाचर जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करनी है। और उसके बाद रिसीविंग रिपोर्ट होनी चाहिए कि इन्वेंट्री रिसीव कर लिया आपने, इनवॉइस का अप्रूवल होता है और फिर पेमेंट होती है सप्लायर को। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये थ्रू वाचर जो है वो मूव करता है और इसी से आपका कंट्रोल बेहतर होगा। पेटी कैश जो सिस्टम है इसमें जो डेली की स्मॉल पेमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोई, जैसे मैंने बताया, मेहमान आ गया उसके लिए जूस वगैरह आप ले आए या कोई बिस्किट ले आए, ठीक है, या डाक वगैरह का खर्च। वैसे तो आजकल ईमेल आ गई है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जाहिर है कि पेजेस वगैरह अगर आपने बाय करने हैं, प्रिंटिंग पेजेस, तो वो इसमें आ सकते हैं। कोई छोटी मोटी रिपेयर्स हैं, कुरियर की फीस है, तो ये सारी के सारे पेटी कैश जो है इसके लिए मेंटेन किया जाता है, जहाँ से अदा की जाती है। इनके लिए चेक्स वगैरह इशू नहीं किए जाते हैं। और पेटी कैश फंड में जो कंपनी के कैशियर है, ठीक है, वो कुछ कैश जो है वो फराहम कर देगा पेटी कैशियर को, जिसका काम सिर्फ पेटी कैश मेंटेन करना है। और पेटी कैशियर जो है ये फंड्स रिलीज करेगा रिगार्डिंग स्मॉल पेमेंट्स। तो जो अकाउंटेंट है कंपनी का, वो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेगा कि जब कंपनी का कैशियर पेटी कैशियर को पैसे देगा तो इसकी एंट्री होगी पेटी कैश डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश चला गया कंपनी के पास, चली गया पेटी कैश अकाउंट में, तो पेटी कैश अकाउंट बढ़ गया और कैश का जो मेजर अकाउंट है वो कम हो गया, इसलिए क्रेडिट करेंगे। और जाहिर है कि जब पेटी कैश जो है वो इशू किया जाएगा और थ्रू उससे जो जो भी प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड करना है आपने, ठीक है। और पेटी कैश जो है वो अगर थ्रू चेक इशू हुआ पेटी कैशियर को, तो वो बैंक जाकर उसे कैश में कन्वर्ट करवा लेगा और कैश अपने पास रख लेगा। और अगर कैश दे दिए तो सिंपली बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब पेटी कैश जाहिर है कि छोटे मोटे बिजनेस के अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ जहाँ खर्चा आएगा, जैसे स्टैम्प्स का खर्चा है, कुरियर का खर्चा है, ठीक है, या फूड वगैरह का खर्चा है गेस्ट वगैरह के लिए, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो रिसीट्स वगैरह मिल रही हैं आपको, ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। आपके पेटी कैश मजीद आपको मिला है तो उसको भी लिख लें। और फाइनली जो पैसे मिले हैं वो कैशियर को फराहम किए जाएंगे और कैशियर दोबारा जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए पेटी कैश जो है वो इशू कर देगा पेटी कैशियर को। तो जो अखराजात पेटी कैश के थ्रू हुए हैं उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब पोस्टेज के एक्सपेंस है, डिलीवरी एक्सपेंस, एक्सपेंस पड़ता तो डेबिट, कैश, क्रेडिट, तो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब एक एग्जांपल है पेटी कैश की। For example, like company attention company maintains a petty cash fund of $400. The following summary information was taken from petty cash vouchers for July.
ट्रैवल एक्सपेंस हुए $79.30, कस्टमर बिजनेस लंचेस हैं 93.42, एक्सप्रेस मेल पोस्टेज है 55, मिसलेनियस ऑफिस सप्लाईज हैं 32.48। और हम देखते हैं कि अगर हम इसको रिप्लेनिश करते हैं 137.80 जुलाई 31 के ऊपर, यानी दोबारा से हम फ्राहम करते हैं, तो फिर एंट्री क्या होगी? तो पेटी कैश जो है उसके लिए कितनी अमाउंट मजीद आपको चाहिए ताकि वो रिप्लेनिश हो सके, मजीद उसमें पैसे डाले जा सकें पेटी कैश में? तो 262 है। कैसे? क्योंकि डिजायर्ड बैलेंस $400 है और एक्चुअल बैलेंस जो है वो 137.80 है, तो मजीद कितना दरकार है? 262.42। तो ये मजीद आपको पैसे डालने पड़ेंगे पेटी कैश अकाउंट में। लिहाजा एंट्रीज की क्या बनेगी? ट्रैवल एक्सपेंस, टैबलेट, एंटरटेनमेंट 93, पोस्टेज का खर्चा था, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 32.48 था और मजीद 262 आप डालेंगे। अब ये जो कैश ओवर एंड शॉर्ट है, इससे मुराद कैसे मुराद है कि ज़ाहिर है पेटी कैश जब आप के पास होता है तो जब आप छोटे मोटे अखराजात कर रहे होते हैं तो कैश कम ज़्यादा हो सकता है। मसलन अगर कोई लंच जो है वो फॉर एग्जांपल आपने अपने गेस्ट को दिया है $10 का, हो सकता है वो $11 में आपको मिल जाए कहीं और से, ठीक है? या $10 आप कोरियर के दे रहे थे, अब $11 जो है उसके लिए फीस हो गई, तो कम ज़्यादा हो सकता है कैश। तो जितना कम ज़्यादा कैश होगा उसे हम कैश ओवर एंड शॉर्ट करके लिखते हैं। मतलब डेबिट साइड पे कम है, हम कहेंगे कैश ओवर एंड शॉर्ट मीन्स के इतना एक्सपेंस बढ़ गया था आपका। और ओवर भी हो सकता है कैश, मसलन जो पेटी कैश दिया था जो एक्सपेक्टेड थे एक्सपेंसेस, उसमें आप एक्सपेंसेस अदा कर दें फिर भी कुछ बच जाए पैसे, तो वो कैश ओवर एंड शॉर्ट एक जनरल टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं। कैश शॉर्ट हो जाए तो डेबिट कर देना है, कैश ओवर हो जाए तो क्रेडिट कर देना है। तो कैश ओवर एंड शॉर्ट डेबिट या फिर कैश ओवर एंड शॉर्ट एक्सेस की सूरत में क्रेडिट। अब बैंकिंग एक्टिविटीज़ है, इन हवाले से कुछ बात करते हैं। आपको पता है कि बैंक के साथ बिजनेस की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, डिपॉजिट भी आप पैसे कराते हैं, पैसे निकलवाते भी हैं, चेक्स इशू करते हैं, चेक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं, कैश के साथ भी यही मामला रहता है। बैंक स्टेटमेंट्स हैं, फंड ट्रांसफरिंग भी होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बैंक के साथ बिजनेस ऑपरेशंस की चलती रहती हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन क्या है, पहले इसको समझ लें। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन समझने से पहले आपको बैंक स्टेटमेंट को समझना है। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? देखिए, बैंक स्टेटमेंट जो है ये असल में एक कस्टमर का रिकॉर्ड होता है जो बैंक मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो जो बैंक के साथ आप डील कर रहे हैं, बैंक वाला उसको अकाउंट स्टेटमेंट में लिख रहा है और आफ्टर सम टाइम 6 मंथ्स, ठीक है, नॉर्मली बैंक आपको वो भिजवा देता है, आपको आपके एड्रेस के ऊपर, या आजकल ईमेल भी कर देता है। या अगर आप बैंक से खुद चाहे जब चाहें महीने बाद आप चाह रहे हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें ताकि आपको पता हो कि आपने कितना पैसा बैंक में जमा कराया, कितना निकलवाया, तो बैंक आपको कुछ चार्जेस लेकर, प्रिंटिंग चार्जेस नॉर्मली लेकर, वो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली कस्टमर का रिकॉर्ड बैंक के साथ उसको एक्सप्लेन करती है और उसमें जितनी भी कस्टमर की ट्रांजेक्शन हुई होती है अकाउंट में, उसका वो एक समझ ली समरी होती है। तो बिजनेसेस जब बैंक के साथ डील कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है और डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, ये चीज़ें चल रही होती हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो बैंक स्टेटमेंट बना रहा है ताकि उस बिजनेस जो उसका बिजनेस क्लाइंट है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे। तो बिजनेस जब बैंक में जमा करवा रहा होता है पैसे या निकलवा रहा होता है तो बिजनेस का जो अकाउंटेंट है वो भी सारा काम कर रहा होता है कि वो सारा रिकॉर्ड रखे हुए होता है कि हमने कितने पैसे बैंक जमा कराए, कितने निकलवाए, कितने ट्रांसफर हुए, ताकि अपने तौर पे भी वो अपडेट रहे। तो अकाउंटेंट कैश बुक बनाता है और उसमें सारा हिसाब रखा होता है।
तो यानी एक ही ट्रांजैक्शंस हैं जिनका हिसाब बैंक वाला भी रख रहा है बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में, और आप भी रख रहे हैं, कंपनी का अकाउंटेंट भी रख रहा है कैश बुक की शक्ल में। तो इसका मतलब है सेम ट्रांजैक्शंस को दो जगह अलग अलग लिखा जा रहा है। तो अब इसका नतीजा क्या होना चाहिए कि जाहिर है कि बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट में लिख रहा है और कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो कैश बुक में लिख रहा है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल अगर हम मंथ की बात कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ और दोनों का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन को दोनों पार्टीज लिख रहे हैं। तो उसूली तौर पे तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और जो आपके पास अकाउंटेंट की बुक में बैलेंस होता है वो मैच नहीं करता। और जब मैच नहीं करता तो फिर आपको ज़रूरत पेश आती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसके पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें बैंक बैलेंस कुछ और आ रहा होता है, और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वाला मेंटेन कर रहा है उसमें बैलेंस कुछ और आ रहा होता है। तो ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते, तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन परफॉर्म करें। ठीक है, सो जब बैलेंसेस में तजाद होगा, कैश बुक का बैलेंस जो अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है उस बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जब तजाद होगा, तभी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। और अगर दोनों बैलेंसेस सेम आ रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। अच्छा जी, अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड या लेस होती हैं, इस हवाले से कुछ हम बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस होता है उसमें हम फॉर एग्जांपल जितना पैसा जमा करवाया आपने बैंक में, जो पैसा बैंक में आ रहा है आपने उसको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो इट मीन्स कि आपके अकाउंट में जाके ऐड होंगे। तो जो फ्लोस, जो कैश के फ्लोस हैं टूवर्ड्स बैंक, जो बैंक में आप जमा करवा रहे हैं, उन तमाम आइटम्स को आप ऐड करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हुए। जैसे बैंक में पैसा जमा कराया, चेक जमा करवाया, ठीक है, ये ऐड होंगे। और बैंक से जो पेमेंट्स हुई हैं उनको आपने लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक ने अगर कुछ आपके जो है वो पेमेंट्स की हैं डोनेशन के हवाले से, ट्रेड सब्सक्रिप्शन के हवाले से, तो वो आप लेस करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपने कुछ चेक्स जमा करवाए होते हैं और वो चेक्स जो हैं वो बैंक में जमा ही नहीं हो पाते, यानी अभी प्रोसेसिंग में होते हैं, अभी कुछ टाइम लगना होता है। तो उससे पहले पहले अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ जाए मंथ एंड पे, तो हमारे पास वो डिपॉजिट एंड ट्रांजिट चेक्स कहलाते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स से मुराद होता है कि आपने अपने वेंडर्स को चेक्स इशू किए हुए कि वो पेमेंट ले लें, तो आपने तो उसे अपने पास कैश बुक में लिख दिया कि आपने पेमेंट कर दिया, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन दर हकीकत वो चेक्स लेकर वेंडर्स बैंक गए ही नहीं होते। ज़ाहिर है जब तक आपके जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिनको आपने चेक जारी किए, वो चेक लेके बैंक नहीं जाएंगे तो आपका बैंक तो उनको पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं। बैंक एरर्स भी हो सकते हैं। बैंक एरर्स से मुराद होता है कि बाज़ औक़ात बैंक वाले को भी गलती लग सकती है, आपके अकाउंट में गलती से पैसे ऐड भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट होती हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। बुक बैलेंस कलेक्शंस, यानी बुक बैलेंस जो आपका अकाउंटेंट है उसकी बुक में जितनी कलेक्शंस हो रही हैं बैंक के थ्रू वो ऐड करनी है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, आपके अकाउंट में जा रहा है वो भी ऐड करना है। नॉट सफिशिएंट फंड्स चेक, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी पार्टी ने चेक दिया था और आपने अपने अकाउंट में जमा करवा दिया और बाद में ये पता लगा कि आपके बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया कि जो चेक आपने जमा करवाया है उस पार्टी के उस पार्टी के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, लिहाजा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसे कहते हैं रेसिफ नॉट सफिशिएंट फंड्स चेक, ये डिसऑनर हो जाता है तो उसको लेस करना है आपने। इसी तरह जो बैंक सर्विस चार्जेस हैं, ज़ाहिर है बैंक मुफ्त में सर्विसेज नहीं दे रहा है आपको अकाउंट मेंटेनेंस की, तो जितने भी सर्विस चार्जेस बैंक है वो डिडक्ट करेगा तो वो आपको भी डिडक्ट करने चाहिए, आप भी उसे लेस कर दें। वो एरर्स वगैरह आपकी तरफ से भी आ सकते हैं, और अगर कोई एरर्स आ गए हैं तो इनको भी आप जो है वो
अच्छा जी। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे जो बुक एरर्स है वो आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है, लिहाजा उनको भी आप डील करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन में दो सेक्शंस, ठीक है। एक तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसको आप रिकनसाइल करते हैं एडजस्टेड बैंक बैलेंस के लिए, और दूसरा बुक बैलेंस जो आपके पास कैश बुक बैलेंस है उसको आपने एडजस्ट करना होता है, और ये इक्वल होने चाहिए। फिर जाहिर है कि जब आप रिकन्सिलिएशन परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके बैलेंसेस कैश बुक और बैंक जो स्टेटमेंट है ये बराबर होता है। तो एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, इसके लिए बाकायदा आप यूँ समझ लें कुछ सवाल भी हैं जिनको हमने अटेम्प्ट करना है, और उस पर्पस के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए रिगार्डिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल है, इसको देख लें। जुलाई 31 पे बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट कर रही है बैलेंस 9610, ठीक है। और ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कह लें आप इसको। बैंक स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, जुलाई 31 के ऊपर। सो ये फेवरेबल बैलेंस है, आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। द कैश जनरल लेजर अकाउंट ऑन दैट डेट शोज अ बैलेंस ऑफ 7430। और कैश जनरल लेजर का मतलब जो बिजनेस के अकाउंटेंट ने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, कैश का अकाउंट बनाया हुआ है, कैश बुक बनाई हुई है, उसमें जो बैलेंस शो हो रहा है वो 7430 है। तो देखिए फर्क आ गया ना। बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि आपके पास 9610 पैसे पड़े हुए हैं, जबकि अकाउंटेंट की जो कैश बुक है उसके मुताबिक आपके बैंक में 7430 है। तो फर्क आ गया। अब ये फर्क चूँकि आ गया है, लिहाजा हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से किसी भी बैलेंस का इंतखाब करके बना सकते हैं। रूल्स दोनों के लिए चेंज हो जाएंगे। जाहिर है कि अगर आप ये बैलेंस लेके चलेंगे तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो इससे रिवर्स होगा, जो कैश का बैलेंस है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी बैलेंस का इंतखाब कर सकते हैं। तो आप जिस भी बैलेंस का इंतखाब करेंगे, मसलन अगर आप बैंक स्टेटमेंट वाले बैलेंस का इंतखाब करके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपका 7430 आएगा, और अगर आप 7430 से स्टार्ट लेते हैं तो फाइनल आंसर आपका 9610 आएगा, ठीक है जी। तो अभी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें देखें कि आउटस्टैंडिंग चेक्स बताएं। आउटस्टैंडिंग चेक्स वो होते हैं कि जो आपने इशू कर दिए हैं, अपने वेंडर्स को पेमेंट्स कर दी हैं, लेकिन वो पैसे जो है वो लेने नहीं गए, वो चेक्स लेके नहीं गए, आपके बैंक ने उनको पेमेंट नहीं की। तो जाहिर है कि अगर आप किसी पार्टी को चेक देते हैं और वो पार्टी चेक लेके जाती नहीं है बैंक, तो आपका बैंक पेमेंट नहीं करेगा, उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग चेक्स। वो 2417 के हैं। तो अगर तो आप लेके चल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस, तो आउटस्टैंडिंग चेक्स इस बैलेंस में क्या करने हैं, 9610 में ऐड। और अगर आप बैलेंस लेके चल रहे हैं कैश बुक वाला 7430, तो इसमें से लेस करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है $500 चेक मेल टू द बैंक फॉर डिपॉजिट हैड नॉट रीच द बैंक एट द स्टेटमेंट डेट। आपने एक चेक मेल किया था बैंक को डिपॉजिट के लिए, लेकिन पता ही चला कि वो स्टेटमेंट डेट के ऊपर जो है उससे पहले पहले पहुंचा ही नहीं है, और बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ गई है। तो इसका मतलब चेक तो आपने डिपॉजिट के लिए भेजा, लेकिन वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। तो ये आपके डिपॉजिट एंड ट्रांजिट चेक्स होते हैं, या आप यूँ कह लें नॉट कलेक्टेड चेक्स हैं, या नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं, अनक्लियर्ड चेक्स हैं जो क्लियर नहीं हो सके। तो अगर तो आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेके चल रहे हैं तो इनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर आप कैश वाला बैलेंस लेके चल रहे हैं तो आपने इनको लेस करना है, ठीक है। अनकलेक्टेड चेक्स जो है डिपॉजिट एंड ट्रांजिट, कैश बैलेंस जो कैश लेजर बैलेंस है इसमें से लेस होंगे,
और बैंक स्टेटमेंट वाले बैलेंस में ऐड होंगे। मैं साथ साथ दोनों बता रहा हूँ आपको ट्रीटमेंट। इसके बाद कह रहे थे बैंक रिटर्न अ कस्टमर्स एनएसएफ नॉट सफिशिएंट फंड्स चेक फॉर $2 to $5 रिसीव्ड एज पेमेंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल। कह रहा आपने अपने क्लाइंट से, कस्टमर से ना, जिससे आपने पैसे लेने थे, आपने $225 का चेक लिया था और बैंक में डिपॉजिट करा दिया था और बाद में पता चला कि उस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, यानी जिस कस्टमर ने आपको चेक दी उसके अपने अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आपका बैंक इस चेक की पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा। डिसऑनर्ड चेक है, नॉट सफिशिएंट चेक है। तो अब इसको कैसे डील करना है? अगर तो आप लेके चल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस, तो फिर इसमें ऐड कर देना है। अदरवाइज कैश बैलेंस में लेके जा रहे हैं तो यहाँ से लेस कर देना है आपने, ठीक है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट शोड $30 इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द जुलाई। बैंक स्टेटमेंट जो है वो $30 इंटरेस्ट अर्न, यानी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक आपको पता लगा कि $30 का इंटरेस्ट आ गया आपके पास जुलाई के मंथ में, ठीक है। जुलाई के मंथ में इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो इसको अगर आप लेके चलेंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में तो आपने लेस करना है, और कैश बैलेंस से लेके चल रहे तो ऐड करना है। इसी तरह चेक नंबर 781 फॉर सप्लाईज एक्सपेंस क्लियर्ड द बैंक फॉर $268 बट वाज erroneously रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स एज $240। कह रहे कि आपने एक चेक 781 का सप्लाईज एक्सपेंस का बैंक ने क्लियर किया $268 पर, लेकिन आपने अपने पास बुक में रिकॉर्ड किया $240, यानी आप अकाउंटेंट की गलती है कि जो कैश बुक है जहाँ पे अकाउंटेंट चीज़ें नोट कर रहा है, वहाँ पे इस चेक की रकम को 268 नहीं लिखा, बल्कि क्या लिख दिया, 240 लिख दिया। तो 240 लिखती है और आपको पता है 268 का बेसिकली चेक था, तो $28 से कम लिखा है ना आपने। तो अब इस $28 का ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? अगर तो आप बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस लेके चल रहे हैं तो उसको आप ऐड कर दें, और कैश बुक वाला लेके चल रहे हैं तो उसको आप लेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह $486 डिपॉजिट बाय एक्मे कंपनी वाज erroneously credited to our account by the bank। कह रहे कोई और कंपनी थी, उन्होंने एक डिपॉजिट करा था $486 का, लेकिन बैंक वाले ने हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए, हालांकि हमारे इस पैसों से कोई ताल्लुक नहीं था। तो बैंक का एरर आ गया ना, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक कहलाता है। तो 486 किसी और कंपनी ने डिपॉजिट कराया, वो बैंक ने आपके अकाउंट में भेज दिया, तो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक है। तो ये रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक जो है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से देख रहे हैं तो इसमें से आप लेस करेंगे, और यहाँ पे जो कैश बुक बैलेंस है इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देखें कि बैंक रिकन्सिलेशन को परफॉर्म किया गया है, और यहाँ पे बैलेंस लेके स्टार्ट किया है, और दोनों का अलग अलग लेके उसने आपको एग्जांपल दे दी है। चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप इस बैलेंस से शुरू होंगे 9610 से, तो अल्टीमेटली कैश बुक वाला बैलेंस आएगा, ये वाला 7430 आएगा, लेकिन उसने अलग अलग डील कर लिया तो दोनों भी यहाँ पे लेवल हो गए हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं, आप किसी एक बैलेंस से स्टार्ट ले सकते हैं, यहाँ पे दो बैलेंस लेकर उसने आपको मिसाल समझाई है। तो बैंक बैलेंस, जो डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्ट है, बैंक एरर है, आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, इनका ट्रीटमेंट आप देखें। डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्ट ऐड हो गया, बैंक एरर लेस हो गया, रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, ये भी लेस हो गए, और अगर आप कैश बुक के साथ चलते तो इन दोनों ने ऐड होना था। और फाइनली एडजस्टेड बैलेंस ये आ गया। इसी तरह से कैश बुक का बैलेंस देख लें, 7430 है, इंटरेस्ट अर्न किया उसे हमने ऐड किया, रिकॉर्डिंग एरर 28 लेस करेंगे, और नॉट सफिशिएंट चेक जो है ये डिसऑनर्ड चेक की भी लेस करेंगे, तो इसका बैलेंस भी इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। एक ये तरीका है, और एक ये कि आप किसी एक बैलेंस से स्टार्ट कर लें और सारे एरर्स जो अलग अलग यहाँ पे इसने डील किया, आप इकट्ठे प्लस माइनस करते हैं, जैसे भी मैंने आपको सवाल के साथ साथ समझाया था। तो आप देखेंगे अगर आप इस बैलेंस से स्टार्ट ले रहे हैं तो कैश बुक का आएगा, और कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट लेंगे तो ये पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा 9610। ठीक है जी। सो एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है? सिंपल जनरल एंट्रीज हैं, और जो इंटरेस्ट मिला था आपको बैंक स्टेटमेंट में आपको पता लगा, आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड कर ले, कैश टू इंटरेस्ट रेवेन्यू।
इनकम है आपकी, कैश आ रहा है बैंक में और इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम है, उसे क्रेडिट कर दिया। सप्लाईज एक्सपेंस 28, ठीक है, ये $28 का वो जो आपने कम रिकॉर्ड किया था अकाउंट सीबल से, 225 आपने पैसे लेने थे, ठीक है, और कैश 253 टोटल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एडिशनल जनरल एंट्रीज हैं। बेशक आप इसको जो है वो इतनी बेसिक जो आपका काम है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। एडजस्टिंग एंट्री जो है वो जस्ट जिस तरह सिंपल एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज को, आपने फोकस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे रखना है। ठीक है जी, तो अब एक रेशो है डे सेल्स एंड कलेक्टेड, इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डे सेल्स एंड कलेक्टेड क्या है कि जो उधार पे आप चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, और आपने ज़ाहिर है कि उधार पे जो चीज़ें बेची उससे पैसे भी लेने होते हैं। तो बहुत से आपके क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको जल्दी पैसे दे देते हैं, बहुत से लेट करते हैं। बात सब वही होता है कि आपने एक टाइम रखा होता है क्रेडिट पर सेल्स का कि भाई जिसको भी आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई 30 डेज के अंदर अंदर पैसे दें, कुछ से आप कहते हैं 2 मंथ्स के अंदर अंदर, किसी से आपने कहा है 3 मंथ्स के अंदर अंदर पैसे दें, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। तो या अगर आप यूनिफॉर्म पॉलिसी की बस महीने की क्रेडिट हो तो उसके बाद पैसे दें, तो इसका मतलब है कि आपने डे सेल्स अनकलेक्टेड कैलकुलेट करने हैं। अगर तो आपने पॉलिसी बनाई हुई है महीने वाली कि 30 दिन बाद लाजमी पैसे लेने हैं, तो जाहिर है कि वो तो सिंपल आपका डे सेल्स अनकलेक्टेड नज़र आ जाएगा 30 डेज का, कि 30 डेज बाद ही आप पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आप उधार पे सेल करते हैं और क्लाइंट अपनी मर्जी से जो है वो आपको पेमेंट करता है, महीने बाद भी कर सकता है, 2 महीने बाद भी कर सकता है, आपसे नोटिस भेजते हैं, तो उस हवाले से ऑन द एवरेज आपकी जो डे सेल्स अनकलेक्टेड अगर कैलकुलेट करनी हो, कुछ क्लाइंट्स जल्दी पैसे देते हैं, कुछ लेट देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी अकाउंट सेबल्स हैं आपके डेटर्स हैं उनको डिवाइड कर दें नेट सेल्स के ऊपर और मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। 365 मीन्स ये टोटल डेज इन अ ईयर है। तो जो आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आपको बताएगी कि इतने डेज जो हैं वो आपके सेल्स के अनकलेक्टेड होते हैं, और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बिजनेस के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जितनी लेट रिकवरी होती है उतना आपका जो साइकिल है, कैश साइकिल, वो मुतासर होता है, और जितना असर छोटा आएगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है जी, सो दिस इज आवर चैप्टर। और अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर मैं एक और लेक्चर वीडियो बनाकर आपको जो है वो दूंगा, ताकि आप उसको भी देख लें। फिलहाल ये लेक्चर आप सुनिएगा, और उसके बाद एक वीडियो और आपको जो है वो मैं बनाकर आपके लिए अपलोड करूँगा, आप उसको भी देखिएगा, और उम्मीद है कि उसको देखने के बाद आप जो है वो मज़ीद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में आसानी महसूस करेंगे। तो मज़ीद इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा लेक्चर अपलोड करते वक्त। तो अगर इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।